कोई भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो, कोई जान रहा है? को फंडिंग मिलती है जिसका इस्तेमाल वो पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करने में और अपने पर्सनल कामों के लिए करते हैं। इसकी वजह से एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो जाती है जहां पॉलिटिशियंस पावर में आने या बने रहने के लिए ऐसे कोल माफियाज के सपोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया जाता है। इसके चलते वो भी इलीगल माइनिंग को आंख बंद करके देखते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। सेकेंडली, माफियाज अपने लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट रेडी रखते हैं। इसके लिए माफियाज लोकल पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से लोकल लोग अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए इन माफियाज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गलत काम के खिलाफ लोकल पॉपुलेशन आवाज उठाएगी तो उनकी लाइवलीहुड पर खतरा आ जाएगा। कुछ इस तरह से माफियाज कोल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और दोस्तों, ये जो माफियाज है ना, ये सिर्फ ब्राइबरी या पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस में इन्वॉल्व होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक्सटॉर्शन और कोल की चोरी तक में एंगेज्ड है। अब जैसे कि गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि कोल की माइनिंग आउटसोर्स की जाएगी और कोल का ऑक्शन होगा, लेकिन कोई भी कंपनी जो इस ऑक्शन में बिड जीतती है उसे 1 टन कोल ले जाने के लिए 1200 रुपए तक का गुंडा टैक्स देना पड़ता है। ये गुंडा टैक्स का मतलब ऐसे इलीगल टैक्स है जो वहाँ के लोकल डॉन को पे किया जाता है ताकि वो उन्हें कोल लेकर जाने दे। और अगर किसी ने गुंडा टैक्स नहीं दिया तो बिड जीतने के बाद भी उसके ट्रक्स कोल साइड पर खाली ही खड़े रहते हैं, क्योंकि लोकल माफियाज उन्हें कोल भरने ही नहीं देते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में माफियाज के इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए कोशिश जरूर की, जब उन्होंने 30 करोड़ रुपए का एनुअल कोल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एंटिटी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से लेकर एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव को देने का प्लान किया था। लेकिन उस समय के धनबाद के डिप्टी कमिश्नर ये डिस्कवर किया कि एक्स सर्विसमैन के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स ही ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यानी तब भी पैसा माफियाज के पास ही जाता। यही रीजन है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हर साल 32 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 10 मिलियन टन चोरी हो जाता है। लोकल हिंदी न्यूज़पेपर प्रभात खबर में 22 नवंबर 2022 को पब्लिश एक रिपोर्ट बताती है कि धनबाद हर दिन माफियाज की वजह से एटलीस्ट 10 से लेकर 15 करोड़ का लॉस सफर करता है। और ये साफ दर्शाता है कि माफियाज की मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है कि प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर स्टेप पर उनकी प्रेजेंस है। और झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज उसके आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचा पाए उसके पहले ही ये माफियाज उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। झारखंड के पिछड़े होने के पीछे दोस्तों तीसरा मेन रीजन है झारखंड की अनस्टेबल पॉलिटिक्स। झारखंड की फॉर्मेशन आज से लगभग 24 साल पहले हुई थी, लेकिन अपने छोटे से इतिहास में ये राज्य 13 चीफ मिनिस्टर्स देख चुका है। यानी यहाँ एक चीफ मिनिस्टर एवरेज 2 साल के लिए रूल कर पाता है। इसके कंपैरिजन में पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी में सीएम का एवरेज टेन्योर लगभग 3.5 साल का रहा है। सिर्फ पहले 14 साल में यहाँ 9 बार सरकार बदली और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। राज्य की फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले बीजेपी के बाबूलाल मरंडी झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर बने, जो लगभग 2 साल 3 महीने तक पावर में रहे। फिर आने वाले बाकी 13 चीफ मिनिस्टर्स को भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया, और वो है रघुवर दास। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं बन पाती और ना ही उन पॉलिसीज पर कंसिस्टेंटली काम हो पाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज भी ऐसे स्टेट को प्रेफर नहीं करेंगी जहां अनस्टेबल गवर्नमेंट हो। और साथ ही हर गवर्नमेंट ये सोचकर काम करती है कि कैसे ना कैसे करके अगले इलेक्शन में सरकार बनाई जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में कोई नहीं सोचता। पर सोचने वाली बात है कि होता क्यों है इतनी अनस्टेबल पॉलिटिक्स झारखंड में। देखिए, सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन में मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के इलेक्शंस में कभी भी कोई सिंगल पार्टी डोमिनेट नहीं करती है, बल्कि यहाँ भारत के 2 बिगेस्ट नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसी पार्टीज भी फाइट करती हैं। और हर पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक भी है, जिसकी वजह से वोट्स डिवाइड हो जाते हैं और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। और फिर यहाँ से शुरू होता है एक अलग खेल। किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना होने के केस में पार्टीज एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने का प्रयास करती है। इसकी वजह से झारखंड के असेंबली इलेक्शंस में ब्राइब और करप्शन बहुत आम बात हो चुकी है। इवन अभी लास्ट असेंबली इलेक्शंस में सरकार बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 33 एमएलएस को लेकर रायपुर चले गए थे, ताकि एमएलएस उनकी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करें।
दूसरा रीजन है झारखंड में बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की कमी। देखिए, झारखंड का बिहार से डिवीजन होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि झारखंड रीजन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड था। यानी अगर सिर्फ बिहार रीजन में किसी लीडर की अच्छी पकड़ है तो बिना झारखंड रीजन में ज्यादा सीट्स जीते भी वो सरकार बनाई जा सकती थी। यही रीजन था कि झारखंड की लीडरशिप की तरफ बिहार के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ बिहार में 1974 में स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसे लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, और यही मूवमेंट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हो गया था। लेकिन इस मूवमेंट से बिहार के कुछ बड़े नेता निकले, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। इसके साथ अगर आप बाकी स्टेट्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे ना, तो आपको हर राज्य में एटलीस्ट किसी एक बड़े लीडर का नाम पता होगा, भले ही आप उस स्टेट से ना हो। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक, यूपी में मुलायम सिंह यादव, योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि एक्सेट्रा। लेकिन झारखंड से ऐसे किसी बड़े लीडर का नाम शायद आप याद नहीं कर पाएंगे जिसका इन्फ्लुएंस लार्ज स्केल पर रहा हो। यही रीजन था कि झारखंड की फॉर्मेशन के बाद उसे लीड करने के लिए कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल लीडर नहीं था जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फॉर्म कर सके। तो झारखंड में नक्सलिज्म बड़े लंबे समय से प्रेवलेंट रहा है, जिसके मल्टीपल रीजंस रहे। डेटा के अकॉर्डिंग झारखंड की 26% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी यहाँ के ट्राइबल्स की नीड को नहीं समझा और यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रति पॉलिटिकल सिस्टम काफी इनसेंसिटिव रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद भी मिनरल्स और रिसोर्सेज के लिए इनके जंगल्स और जमीन ली गई। माइनिंग ऑपरेशन से लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक के लिए यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन का मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे लॉज ने यहाँ की लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन का जंगल पर से अधिकार खत्म करने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के पास स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स और जॉब जैसी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और माओ जेडोंग का भी काफी इन्फ्लुएंस रहा है। यही रीजन है कि यहाँ नक्सलाइट्स का स्लोगन था, चाइना's path is our path, चाइना's chairman is our chairman। कुछ इस तरह से झारखंड में नक्सलिज्म ने अपने पैर पसारने शुरू किए, जिसने झारखंड की ओवरऑल डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दिया। अब नक्सलिज्म की वजह से इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस यहाँ आने से हिचकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर नक्सलिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स भी लिए, जैसे रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी लाई गई, ताकि जिन्होंने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से अपनी लैंड खोई है उन्हें लैंड, जॉब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और हाउसिंग बेनिफिट्स दिए जा सके। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स सालों से जंगल्स में रह रहे थे, उनके राइट्स के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया। और ऐसे स्टेप्स की वजह से आज झारखंड में नक्सलिज्म ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है और सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स तक ये आज लिमिटेड है। दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भारत के डेवलपमेंट की कल्पना नहीं करी जा सकती। भले ही महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भारत के ग्रोथ इंजन माने जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन ग्रोथ इंजन्स को चलाने के लिए जो कोयला, लोहा और बाकी रिसोर्सेज चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा झारखंड से ही आता है। और झारखंड में वो सारी क्षमताएं हैं जो इसे भारत का एक लीडिंग स्टेट बना सकती हैं। बस जरूरत है एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की, ताकि झारखंड की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले तो झारखंड को जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, ताकि स्टेट में कंसिस्टेंट पॉलिसीज बननी शुरू हो। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने यहाँ करप्शन को खत्म करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे और सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन से लेकर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसके बाद अगर झारखंड को अपने रिसोर्सेज का फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है तो माइनिंग माफियाज पर नकेल कसनी जरूरी है। माइंस के नेशनलाइजेशन के बाद वैसे भी यहाँ के रिसोर्सेज पर सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों का कब्जा रहा है, तो बेटर अप्रोच ये होगी कि यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया जाए, जो ना सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज को प्रॉपरली हैंडल कर सके, बल्कि यहाँ के लोगों को जॉब्स के साथ साथ अच्छी लाइफ भी दे सके। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड में ही जमशेदपुर सिटी एक केस स्टडी के रूप में मौजूद है, जिसे टाटाज ने अपनी प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया था। और आज ये झारखंड की लार्जेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सिटी है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि इन सारे चेंजेस के साथ साथ ना झारखंड का पब्लिक परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरत है, क्योंकि झारखंड की छवि ऑलरेडी एक गरीब और अंडर डेवलप्ड स्टेट की है। इसे चेंज करने की जरूरत है। आज झारखंड के जो लोग, जो युवा, जो बुजुर्ग, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो अपने राज्य को लेकर थोड़े पॉजिटिव होंगे,
मैं मानता हूँ कि कठिनाइयां हैं, मैं मानता हूँ कि परेशानियां हैं, पर आप हैं झारखंड का भविष्य। आप हैं वो लोग जो अब मेहनत करके अपने राज्य की दिशा बदल सकते हैं, और दशा भी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को मैं यही विराम दूंगा। आपका इस पूरी केस स्टडी को लेके क्या सोचना है, क्या परसेप्शन है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बुरा है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये सब कुछ मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा,